हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिमोट एकेडमी। आरसीसी के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज ला रहे थे, जिनमें से दो क्वेश्चंस के हम एक सेशन ला चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस 20-25 क्वेश्चन, टोटल लगभग 45 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए थे। उसी क्वेश्चन सेशन के अगले सीरीज में हम लोग प्रैक्टिस 3 लाएंगे, जिसमें WSM के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। टू प्रिवेंट सल्फेट अटैक इन कंक्रीट, फॉर प्रिपेयरिंग कंक्रीट मिक्स, वाटर pH मस्ट बी। वाटर pH कंक्रीट में यूज होने वाले वाटर की कितनी होनी चाहिए? वो 6 to 9 होनी चाहिए। हमारा IS 456 कहता है, IS 456 कहता है कि हमारा pH जो है हमारे वाटर का 6 to 9 हो, जो जिससे हम यूज करके कंक्रीट बना रहे हैं। और एक लाइन और ये कोड बोलती है कि pH किसी भी हालत में 6 से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर अ गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ द एग्रीगेट्स आर। वर्केबिलिटी कंक्रीट की अच्छी मानी जाएगी अगर कंक्रीट्स हो, कैसी हो? एग्जाम्पल ऑप्शन है एंगुलर एग्रीगेट्स, फ्लैकी एग्रीगेट्स, राउंडेड एग्रीगेट्स, इरेगुलर एग्रीगेट्स। एंगुलर का मतलब ये होता है उसमें कोने निकले होते हैं, बहुत कोन होता है, एकदम नुकीले से कोन निकले होते हैं, उन्हें बोलते हैं एंगुलर एग्रीगेट। फ्लैकी का मतलब चपटा सा होता है, राउंडेड का मतलब गोल होता है, इरेगुलर का मतलब कुछ भी कैसे भी इरेगुलर हो, अनियमित हो, उसकी कोई प्रॉपर शेप ना हो। तो वर्केबिलिटी का मतलब क्या होता है? वर्केबिलिटी is the ease by which concrete can be mixed, placed and compacted, by which it can achieve its desired strength। अच्छी स्ट्रेंथ पाने के लिए जितनी आसानी से कंक्रीट को मिलाया जा सके, कास्टिंग की जा सके और उसका कंपैक्शन किया जा सके, उसे ही बोलते हैं वर्केबिलिटी। तो जाहिर सी बात है, एंगुलर एग्रीगेट होगा तो काम करने में उतनी आसानी नहीं होगी, उतनी आसानी से वर्क नहीं कर पाएंगे उस पर, तो ये भी गलत है। फ्लैकी बहुत ज़्यादा चिपटा होगा तो वो भी एग्रीगेट अच्छा नहीं माना जाएगा। राउंडेड अगर गोल हो तो उससे काम करने में बहुत आसानी होगी और फ्लो भी बना रहेगा। तो राउंडेड एग्रीगेट जो होता है उसकी वर्केबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और वर्केबिलिटी किस चीज़ को डिनोट करता है? ये वर्केबिलिटी फ्लो को भी डिनोट करता है। और वर्केबिलिटी टेस्ट हम लोग करते हैं, उससे कौन टेस्ट करते हैं, उससे भी वर्केबिलिटी टेस्ट पता करते हैं, स्लम्प टेस्ट भी करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले में क्वेश्चन है नहीं, देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, क्वेश्चन ये है, सूटेबल साइज ऑफ या फिर मोस्ट सूटेबल साइज ऑफ एग्रीगेट। मोटे मिलावे का सूटेबल साइज क्या होता है जो अच्छा माना जाता है? वो होता है 20 mm। मोटे मिलावा यानी कि एग्रीगेट को, कोर्स एग्रीगेट का जो साइज है 20 mm तक हो तो उसे अच्छा माना जाता है। हालांकि ये एग्रीगेट नींव में अगर ऐड किया जाए, अगर ये फाउंडेशन में ऐड किया जाए, फाउंडेशन में, तो फाउंडेशन में एग्रीगेट ऐड करते हैं, वो एग्रीगेट 40 mm का डिजायर्ड होता है। बाकी नॉर्मल कंक्रीटिंग के लिए जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, सुपर स्ट्रक्चर के लिए 20 mm अच्छा माना जाता है। सुपर स्ट्रक्चर के लिए 20 mm और सब स्ट्रक्चर के लिए, बेस के लिए, ग्राउंड के लिए 40 mm अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर M150 ग्रेड कंक्रीट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर इज। एक्चुअली 150 नहीं होना चाहिए, 15 होना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट का जो रेशियो दिया हुआ है 1 2 4 दिया हुआ है, और 1 2 4 हम लोगों ने पढ़ रखा है कि M15 का ग्रेड होता है। तो यहाँ पे जो 150 है वहाँ से 0 हटा देना है। कंक्रीट का M15 ग्रेड के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर से पढ़ ले, हम लोग पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। ये WSM में है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम अभी WSM डिस्कस कर रहे हैं, LSM की डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए LSM और WSM में अलग अलग फॉर्मूला है, आप कंफ्यूज मत होइएगा।
WSM में है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MOR इक्वल टू QC BD स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, QC BD स्क्वायर होता है। और QC जो है, QC जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर है। जो क्वेश्चन में पूछा है वही QC है। तो QC का फॉर्मूला क्या होता है? QC का फॉर्मूला होता है हाफ सिग्मा CBC K इंटू J। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना होगा, और यही एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे इसी से, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। Q की वैल्यू है हाफ सिग्मा CBC KJ होता है, और B क्या है? B है विड्थ ऑफ बीम, विड्थ ऑफ बीम या मेंबर, विड्थ ऑफ मेंबर सही रहे, बीम नहीं, ठीक है, मैं बीम हटा देता हूँ यहाँ से, विड्थ ऑफ मेंबर होगा। और D क्या है? D होगा डेप्थ, D होगा डेप्थ ऑफ मेंबर। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि स्मॉल d है, स्मॉल d जो होता है उसे हम बोलते हैं नॉमिनल डेप्थ या इफेक्टिव डेप्थ मानते हैं, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ मेंबर। एक और d होता है कैपिटल D, वो होता है ओवरऑल डेप्थ। और मैं बताता हूँ इफेक्टिव डेप्थ और ओवरऑल डेप्थ में क्या फर्क है। आप लोग इधर देखिए, मान लीजिए ये किसी बीम का क्रॉस सेक्शन है, मान लीजिए ये किसी बीम का क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे होगा क्या, जो स्टील रीइंफोर्समेंट लगती है बॉटम में कहीं यहाँ पे लगी होगी, तो स्टील रीइंफोर्समेंट के सेंटर से टॉप मोस्ट की डिस्टेंस जो होती है वो होती है स्मॉल d, जबकि टॉप टू बॉटम डिस्टेंस होती है गहराई, उसको बोलते हैं कैपिटल D। तो ये जो कैपिटल D है ये है ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ जिसको हिंदी में संपूर्ण डेप्थ भी कह सकते हैं, पूर्ण गहराई। और ये जो है इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ मतलब प्रभावी गहराई। इसको इफेक्टिव डेप्थ इसलिए बोला गया है क्योंकि कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो इस जो टेंशन बार्स हैं, अभी जो बनाए हमने तीन, जो टेंशन बार हैं ये तीनों बार, ये तीनों बार, इन्हीं तीनों बार के सेंटर तक ही स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करती है कंक्रीट। और इनके नीचे का ये वाली पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में स्ट्रेंथ नहीं आता है, मतलब इस पोर्शन में जितनी भी कंक्रीट है स्ट्रेंथ नहीं होती है। वो स्टील को कोरोजन से बचाने के लिए हमने एक्स्ट्रा कवर दे रखा है, ठीक है। तो ये वाली जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये है कवर, वो भी कौन सी कवर, नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर का मतलब ये है कि सेंटर से, स्टील के सेंटर से बाहरी किनारे तक जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं नॉमिनल कवर, जबकि स्टील के किनारे से बाहरी किनारे तक बोलते हैं क्लियर कवर। क्लियर का मतलब बाहरी वाला और नॉमिनल का मतलब है सेंटर से। तो इफेक्टिव डेप्थ और ओवरऑल डेप्थ में आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूले में यूज होगा MOR कैलकुलेट करने में, वो इफेक्टिव डेप्थ होगा जो कि टॉप से सेंटर तक ही होगा रीइंफोर्समेंट के। आगे Q के फॉर्मूले में जो यूज हुआ है सिग्मा CBC, ये क्या होता है, सिग्मा CBC जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग, कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग, कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग होता है। और इसके अलावा एक चीज़ और, हाँ इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिग्मा CBC का फॉर्मूला जो होता है वो होता है FCK/3,
सिग्मा सीबीसी का फॉर्मूला FCK/3 होता है मैक्सिमम, ये भी होता है, ये भी याद रखेंगे आप। इसके अलावा दो चीज़ और हैं, के और जे। के और जे का फार्मूला भी हम लिख लेते हैं इधर साइड में। के का फार्मूला क्या होता है? के का फार्मूला होता है m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, ये के का फार्मूला होता है। इतने ही फार्मूले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, एक दो और होंगे एक्स्ट्रा। ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है और यही मेन फार्मूले है, इन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा था M15 ग्रेड के लिए, कंक्रीट के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर QC इंटू BD² पूरा जो कैलकुलेट कर लेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बन जाएगा। QC जो होता है यही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर है, इसकी वैल्यू होती है हाफ सिग्मा CBC KJ। हाफ सिग्मा CBC KJ QC की फॉर्मूला होती है। सिग्मा CBC कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग है, जिसका फॉर्मूला है FCK/3 होता है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद बचा के और जे, जिनमें से मैंने के बता दिया। के की वैल्यू जो होती है m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST होता है। इसके अलावा जे क्या होता है? जे होता है 1 माइनस K/3, जे की वैल्यू 1 माइनस K/3 होता है। जे को हम बोलते हैं लीवर आर्म, जे जो है लीवर आर्म है। लीवर आर्म है ये। अब ये लीवर आर्म क्या होता है? लीवर आर्म ये होता है जो टॉप है, टॉप से लेकर के स्टील के सेंटर तक, यही कंक्रीट स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है स्मॉल डी होती है। लेकिन लीवर आर्म क्या होता है? लीवर आर्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे। एक बार मैं दूसरा फिगर बना के दिखा देता हूँ लीवर आर्म क्या होता है। ये मान लीजिए कंक्रीट है, इसकी न्यूट्रल एक्सिस कुछ ऐसी होगी और इसके डेप्थ पे यहाँ पे ऊपर जो होगा कंप्रेशन आएगा, ऊपर कंप्रेसर आएगा, नीचे टेंशन आएगा और यहाँ पे टेंशन बार प्रोवाइड करे गए हैं। ये न्यूट्रल एक्सिस है। लीवर आर्म ये होता है कि ये टेंसल वाली लाइन T, स्टील बार पर टेंशन वाली लाइन, और प्लस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जहाँ पे एक फोर्स लग रही होगी C, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है लीवर आर्म। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है लीवर आर्म। और इसको इस स्ट्रेस डायग्राम वाले फार्मूले से समझेंगे तो वैल्यू जो आएगी निकल के J बराबर 1 माइनस K/3 आएगी। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। एक और होती है वैल्यू, J की वैल्यू होती है D माइनस X/3, D माइनस X/3 होती है। X जो है ये न्यूट्रल एक्सिस की गहराई है। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। इसमें क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ क्या है। ये प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर क्या होती है, ये दो बातें समझनी है। एक्चुअली होता क्या है प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर में, कंक्रीट अगर अंडर इनफोर्स है, प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर तब होगी जब कंक्रीट अंडर इनफोर्स्ड है, अंडर इनफोर्स्ड, तो यहाँ पे प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर होगा। और सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर तब होगा जब कंक्रीट ओवर इनफोर्स्ड हो। अंडर इनफोर्स्ड और ओवर इनफोर्स्ड का मतलब क्या है? अंडर इनफोर्समेंट का मतलब यह है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में जो टेंशन साइड है, टेंशन साइड को फेल होने से बचाने के लिए जो हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, वो स्टील अगर ज़रूरत के हिसाब से है, ज़रूरत के बराबर है, तब तो ठीक है। और अगर ज़रूरत से कम पड़ गई तो टेंशन में फेल हो जाएगी कंक्रीट। तो उसी टेंशन में फेल हो जाने पर जो कंक्रीट फेल होती है उसे हम प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर कहते हैं। जबकि सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर जो होती है उसमें पहले कंक्रीट फेल होती है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अगला क्वेश्चन,
If the stress in each cross section of pillar is just equal to its working stress, its form is called. यदि स्तंभ के प्रत्येक क्रॉस सेक्शन का प्रतिबल ठीक इसके कार्य प्रतिबल के बराबर हो जाए तो फॉर्म क्या होगा। इनका कहने का मतलब ये है वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस। इफ द स्ट्रेस वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस ही है। तो वहां पे जो वैल्यू होगी उसको बोलेंगे फॉर्म ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। फॉर्म ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ होगी, ना कि इक्वल स्ट्रेस। भले ही वहां पे स्ट्रेस बराबर हो, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन आएगी फॉर्म ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है इक्विवेलेंट एरिया ऑफ रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सेक्शन इज। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का समतुल्य क्षेत्रफल क्या होगा। समतुल्य का मतलब ये है जैसे हमने कंक्रीट बनाया तो कंक्रीट में दो मटेरियल है, एक तो स्टील है और एक है कंक्रीट मटेरियल। दोनों मटेरियल में होता क्या है, एक जैसा हमें मानना पड़ता है। जैसे हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एक फॉर्मूला लगाना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, तो उन कैलकुलेशन में एक जैसी वैल्यू होगी तो भी कैलकुलेशन पॉसिबल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो स्टील रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं कंप्रेशन में, जो स्टील रीइंफोर्समेंट हम कंप्रेशन में प्रोवाइड करते हैं उसको हम कंक्रीट के इक्विवेलेंट मान लेते हैं और फिर उसके बाद कंक्रीट की जो भी प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी मान लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, मॉडुलर रेशियो। इसी मॉडुलर रेशियो का इस्तेमाल करते हैं इक्विवेलेंट बनाने के लिए। इसी मॉडुलर रेशियो का इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट को इक्विवेलेंट बनाने के लिए, मतलब स्टील को कंक्रीट के बराबर बनाने के लिए। तो मॉडुलर रेशियो हमने पढ़ा था क्या होता है, ES/EC, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये होता है। इसी का इस्तेमाल करके अगर हम इसी m को मल्टीप्लाई कर दें एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, तो वो जो कंप्रेशन में स्टील की एरिया होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी कंक्रीट के एरिया के बराबर, मीन्स कंक्रीट के जैसे बिहेव करने लगी, सिर्फ m से मल्टीप्लाई कर दें तो इसलिए मान लेते हैं कि ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो होगा कंप्रेशन होगा, नीचे टेंशन होगा। तो कंप्रेशन में भी हम लोग डबल रीइंफोर्समेंट करते हैं, तो कंप्रेशन में भी स्टील बार्स लगाते हैं ऐसे। आप लोगों ने देखा होगा स्टील बार कंप्रेशन में भी लगता है और टेंशन में तो लगता ही लगता है। तो यहाँ पे जब कंप्रेशन में स्टील बार होते हैं ना, इनकी एरिया को बोलते हैं ASC, जबकि ये जो टेंशन में स्टील लगी हैं इनको बोलते हैं AST, यानी कि एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। वहाँ पे क्या बोल रहा है, ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो स्टील जो टेंशन में है इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने टेंशन के बराबर मान लिया है, सारा कैलकुलेशन टेंशन के हिसाब से करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि हम ऊपर वाले पोर्शन में कंप्रेशन में सिर्फ मान के चलते हैं कि कंक्रीट में स्ट्रेंथ आ रही है, तो कुछ एरिया जो स्टील घेर रही है, जो स्टील के सरिये घेर रहे हैं, उन्हीं के एरिया को हम कन्वर्ट कर लेते हैं कंक्रीट के इक्विवेलेंट, फिर सारे कैलकुलेशन करते हैं एक साथ। इसीलिए इस SC के साथ m से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बनता क्या है, मान लेते हैं कि ये जो पूरा AC था ये एरिया ऑफ कंक्रीट था, तो AC तो पहले से था और प्लस कुछ एरिया स्टील के बार्स घेर रखे हैं, तो उन स्टील के बार्स का इक्विवेलेंट करेंगे m से मल्टीप्लाई करके MASC, तो ये हो जाएगा कंक्रीट के बराबर का एरिया। तो अब जो ये है इक्विवेलेंट एरिया हो गया, इक्विवेलेंट एरिया हो जाएगा कंक्रीट का AE इक्वल टू AC प्लस MASC। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर भी सही है, इसका ऑप्शन भी सही है। अगला क्वेश्चन, इफेक्टिव कवर ऑफ रीइंफोर्समेंट इज। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था इफेक्टिव कवर क्या होता है, एक फिगर से फिर से समझते हैं। ये है, इसमें हमने स्टील लगा दिए,
ये स्टील लगे हैं, ये। तो अभी इन स्टील में क्या होगा, हमने बताया था कि एक होता है क्लियर कवर, जो क्लियर कवर होता है बाहर से बाहर होता है, ये है सीसी यानी कि क्लियर कवर। और जबकि सेंटर से जो होता है वो होता है एनसी यानी कि नॉमिनल कवर। तो नॉमिनल कवर पूछा क्या है, इफेक्टिव कवर, उसको इफेक्टिव कवर भी बोलते हैं। लिख लेते हैं इसको यहाँ से, इफेक्टिव और नॉमिनल कवर। इफेक्टिव कवर क्या होगा, जितना क्लियर कवर था उसमें अगर डायमीटर का आधा जोड़ दें, यहाँ से फिगर से ही पता चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्लियर कवर प्लस हाफ बार डायमीटर। जबकि इसका अपोजिट भी हो सकता था, अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इफेक्टिव कवर कितना होता है, तो आपने बता दिया क्लियर कवर प्लस हाफ द बार डायमीटर। लेकिन इसके अलावा डायरेक्टली ये भी पूछ सकता था कि क्लियर कवर कितना होता है, तो क्लियर कवर इसका अपोजिट हो जाएगा, क्लियर कवर इक्वल टू इफेक्टिव कवर -5/2। माइनस हमने क्यों लगाया है, क्योंकि इफेक्टिव कवर वहां से यहाँ तक है, उसमें से कुछ कमी करना था। पाई जो है, पाई जो है डाया ऑफ बार है, पाई इज डाया ऑफ बार, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन, एन आरसीसी बीम ऑफ 200 mm width and 300 mm effective depth is reinforced with Fe415 grade steel. The grade of concrete used is M20. The limiting moment carrying capacity of this beam is. Limiting moment carrying capacity पूछा है। सेम वही जो हमने कॉन्सेप्ट ऊपर पढ़ा है, उसी कॉन्सेप्ट को लगा करके आंसर कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी पूछा है यानी कि एम आर पूछा है। एम आर के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था क्यू सी बी डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। तो सबसे पहले क्यू सी कैलकुलेट करेंगे। क्यू सी के लिए क्या बताया था, क्यू सी के लिए बताया था हाफ सिग्मा सी बी सी के इंटू जे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद सिग्मा सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा सी बी सी भी कैलकुलेट करेंगे। एप्लीकेशन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। सिग्मा सी बी सी निकालने के लिए मैंने बताया था एफ सी के अपॉन 3 कर देंगे, जो वैल्यू आएगी रख देंगे, तो सिग्मा सी बी सी कैलकुलेट हो गया। के की वैल्यू भी मैंने बताया था m इंटू सिग्मा सी बी सी m सिग्मा सी बी सी अपॉन m सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, ये वैल्यू के की हो गई। ऐसे ही जे की वैल्यू मैंने बताया था 1 माइनस k/3। तो ये सारे फॉर्मूला लगा के आप लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीमेंट में सुदृढ़ संरचनात्मक डिजाइन के लिए प्रयोग की जाने वाली पद्धति का नाम क्या है, जिसमें स्टील और कंक्रीट दोनों में निहित शक्ति का अधिकतम उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो डिजाइन फिलोसफी कौन सी है जिसमें स्टील भी फुल्ली यूटिलाइज हो जाती है, उनके कोई भी मटेरियल नुकसान नहीं जाता है, सारा का सारा स्ट्रेंथ में आ जाता है, और कंक्रीट भी सारा का सारा स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। वहाँ पे क्या होता है, ना ही ऐसा भी नहीं होता है कि स्टील में मटेरियल ज़्यादा लग गया हो और लोड कम लग रहा हो, और ना ही ऐसा होता है कि लोड ज़्यादा लग रहा हो मटेरियल कम हो गया हो। एक ऐसा केस होता है जो परफेक्ट होता है, वो होता है अल्टीमेट लोड स्ट्रेंथ मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड में ऐसा होता है, और वो सबसे
वो सबसे कम चार्ज लगता है उसमें, मीन्स इकोनॉमिकल होता है। मिनिमम क्लियर कवर इन mm to main steel bars in slab, beam, column and footing respectively are। मैंने बताया था पिछले कुछ लेक्चर में कि मिनिमम कवर कितना देते हैं। बीम के लिए मिनिमम कवर 15 mm, स्लैब के लिए मिनिमम कवर, सॉरी उल्टा हो गया, स्लैब के लिए मिनिमम कवर 15 mm, बीम के लिए 25 mm और कॉलम के लिए 40 mm, उसके बाद फुटिंग के लिए 75 mm। इतनी कवर देते हैं, याद रखेंगे। स्लैब के लिए 15 mm, बीस के लिए 25 mm, कॉलम के लिए 40 mm, फुटिंग के लिए 75 mm। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग, ऐसे ऑप्शन नंबर बी सही है। 15, 25, 40, 75। इस लेक्चर में इतना ही कवर करेंगे। आगे हम लोग जल्दी दूसरा लेक्चर लाएंगे जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 4 होगा। तब तक आप लोग इसे पढ़िए और पुराने जितने हैं उनको रिवाइज कीजिए। आप लोगों को समझ में कम आया होगा तो दोबारा वीडियो प्ले कीजिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा।